आखिर में इस सब में इन्वॉल्व हुआ ही क्यों? 30 साला बहराम शाह ने जिस बस हुए खुद से सवाल किया था, मगर इसे कोई जवाब नहीं मिला। शेरवानी पहनने से इसने खुद ही इनकार कर दिया था और इस वक्त वो सफेद रंग की शलवार कमीज में मौजूद था। कंधों पर ब्राउन रंग की एक शॉल ओढ़ रखी थी जो सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए थी। नीचे हवेली भर में सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। सिर्फ एक वही था जो आवारा गर्द की तरह बाहर लॉन में भटक रहा था। खाला जान इससे कमरे में ना भेज दी तो इसका सुबह तक वही टहलने का इरादा था। अब ये सब तो करना ही पड़ेगा, आखिर मेरी शादी की पहली रात है। दिल कड़ा करके इसने दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया, मगर अंदर दाखिल होते ही इसके 14 तबक रोशन हुए थे। वो जो ये सोचकर बैठा था कि अंदर इसकी कम उम्र बीवी अपने सुर्ख जोड़े का घूंघट चेहरे पर गिराए इसका इंतजार करे होगी, कमरा फूलों से मुअत्तर होगा, तो ऐसा कुछ भी ना था। अंदर का मंजर अजीब था। बेड के दोनों अतराफ में लगी हुई खूबसूरत फूलों की लड़ियां नोच नोच कर फेंक दी गई थी, जैसे किसी बच्चे ने शरारत की हो। कमरे के वस्त में रखे हुए शानदार बेड के ऊपर एक नहीं 3-3 नफूस महवे आराम थे। वो हैरान होता हुआ चंद कदम चलकर आगे आया। नाइट बल्ब के साथ एक और धीमी सी लाइट भी ऑन रखी गई थी। शायद कमरे में सोने वालों को अंधेरे से खौफ आता था। बहराम शाह के माथे पर बल पड़े। बेड पर इसकी दोनों बहनें निमरा और फरवा आरी तिरछी होकर सो रही थीं। दोनों की उम्रें 16 और 17 साल की थी। इनसे जरा फासले पर एक और नफूस भी टेढ़ा मेढ़ा होकर सोया पड़ा था। बहराम शाह चंद कदम चलकर बेड के दूसरे सिमत आया तो इस तीसरी लड़की का चेहरा वाज़ह हुआ। बहराम का दिमाग भग से उड़ा। वो इसकी दुल्हन थी, मेहरमा मेरान शाह, जिसे इस हवेली में हर कोई मेहरू कहकर बुलाता था। इसके चेहरे पर किया गया मेकअप अब भी वही था। कुछ ज्वेलरी उतारकर लापरवाही से साइड टेबल पर रखी गई थी, बाकी अभी भी इसके गले और कानों में मौजूद थी। सुर्ख अरूसी जोड़ा पहने वो बेखबर सो रही थी। एक हाथ लापरवाही से बेड से नीचे लटका रखा था। चेहरे पर मासूमियत और फितरी बेसाख्तगी थी। बहराम शाह को जी भरकर अफसोस हुआ। कहा भी था खाला जान से कि इस 18 साल की कम उम्र दोशीजा के साथ मेरा निकाह मत करवाएं, मगर पता नहीं क्यों सारी रवायात की पासदारी मैंने ही करनी होती है। वो सख्त झंझला गया था। सारे मूड का बेड़ा गर्क हो गया था। वो मूड जो उसने बनाया ही बड़ी मुश्किलों से था। इसे सामने लेटी मेहरू से शदीद बेसारी महसूस हुई। कमरे में सोने के लिए और कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक काउच था, मगर इसका दिल इतना बुरा हुआ था कि वो लंबे लंबे कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। इससे मेहरू पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर मेहरू से ज्यादा शदीद गुस्सा इसे अपने आप पर था। आखिर में इतना मजबूर हुआ है क्यों? लंबे लंबे डग भरता वो सीढ़ियां उतरता नीचे लिविंग रूम के सोफे पर आन बैठा था। हवेली में छाए सन्नाटे और खामोशी ने इसके दिल की हालत अजीब करनी शुरू कर दी थी। बहराम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गए? खाला जान की फिक्रमंद आवाज पर भी इसने अपना सर ऊपर नहीं उठाया। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बहराम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने तुमसे कहा भी है कि आज तुम्हारी शादी की रात है। माना कि इस शादी में तुम्हारी रजामंदी नहीं, मगर अब इस रिश्ते को निभाना तो पड़ेगा। मेहरू जैसी हसीन और कम उम्र बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। खाला कहते कहते इसके एन सामने आकर खड़ी हो गई थी। बहराम शाह ने एक झटके से सर उठाया। सामने खड़ी ज़किया बेगम साकित रह गई। बहराम शाह की आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे के तासुरात अजीब से थे। मुझसे सवाल क्यों कर रही हैं? कमरे में जाकर खुद ही देख लें कि आपकी लाडली ने क्या किया है। वहां मेरे ठहरने का कोई जवाब ही नहीं बनता। वो संजीदा और दो टोक अंदाज में बोला था। ज़किया बेगम चुप सी हो गई। बहराम शाह के सामने कोई भी ज्यादा बात नहीं कर सकता था। ये तो बस इन्हीं की हिम्मत थी कि वो इसे मजबूर कर सकती थी। बचपन से लेकर आज तक अपनी गोद में जो पाला था इन्होंने बहराम को। हैरान होते हुए देखकर वो खामोशी से बहराम शाह के कमरे की तरफ पलट गई थी, और जब इन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर का मंजर देखा तो इनका अपना सर पीट लेने का दिल चाहा। अंदर मौजूद इनकी बेटी गहरी नींद में थी, जिसके आज शादी की पहली रात थी, और इसने अपने साथ अपने दोनों नंदों को भी वहीं सुला लिया था। मना भी किया था मैंने मेहरू को, मगर पता नहीं ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुनती। वो बुरी तरह से झुंझुला गई थी। बहराम को समझाने की गर्ज से वो तेजी से पलटकर नीचे आई थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो सोफे से उठकर अपनी शॉल कंधों पर ले रहा था। बहराम, मेरी बात सुनो। मेहरू को भी शादी के तकाजों का इल्म नहीं है। मैं भी इसे बताना भूल गई।
सहेली तो इसकी कोई है नहीं, ना वो ज्यादा चालाक है। तुम खफा मत हो, मैं खुद इसे समझा दूंगी। कलाई पर पहनी घड़ी में वक्त देखते बहराम शाह ने मुड़कर संजीदगी से जकिया बेगम को देखा। ये सब तो मैं आपसे कहता था कि मैं 30 वर्ष का हूं और मेहरू सिर्फ 18 साल की। हमारा कोई जोड़ नहीं, लेकिन ये हवेली और इसके असूल भला दिल और इसके जज्बात को कहाँ मानते हैं। आप भी मत मानिए और नतीजा देखें। अपनी इज्जत का वो ठंडे बेतासुर अंदाज में कहते पलटकर लिविंग रूम से बाहर निकल गया। रात की तारीकी में इसका साया गुम हुआ तो जकिया बेगम के लबों से एक गहरी सांस आजाद हुई। थके थके अंदाज में वो वहीं सोफे पर बैठ गई थी। कमरे में जाने की हिम्मत भी ना हुई। वहीं बैठे बैठे इन्होंने पूरी रात काट दी। वो बहराम शाह की वापसी की मुंतजर थी, मगर वो सुबह तक भी वापस न आया। सुबह हवेली में चहल पहल होना शुरू हुई। मुलाजमीन जागे तो वो अकड़े हुए वजूद को संभालती बहराम शाह के कमरे की तरफ आई, जहां वो तीनों अभी तक बेखबर गहरी नींद में थी। जकिया बेगम को शदीद होश आया। इन्होंने आगे बढ़कर निमरा और फरवा को झंझोड़ कर उठाया था। उठो लड़कियों, ये कोई जगह है सोने की? कल तुम्हारे भाई की शादी हुई और तुम डेरा डालकर इसी के कमरे में सो गई। मुझे तो इस मेहरू की समझ नहीं आती, आखिर ये बड़ी कब होगी। इनके डांटने पर वो तीनों ही जमाइयां लेती उठ खड़ी हुई। निमरा और फरवा ने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर दोनों के तोते उड़ गए। हमने मना किया था, मगर मेहरू ने कहा कि जब तक बहराम भाई कमरे में नहीं आते हम इसके साथ रहें। इसे डर लग रहा था, इसलिए हम यहाँ रुक गए। निमरा और फरवा ने बेचारगी से जकिया बेगम को देखते हुए इतला दी थी। इन्होंने दोनों को बुरी तरह से घूरा। चलो अब निकलो यहाँ से, मुझे मेहरू से कुछ बात करनी है। जकिया बेगम के कड़क जुमलों पर दोनों सर पर पैर रखते कमरे से भाग गई थी, जबकि मेहरू बुरे बुरे मुंह बनाती उठ बैठी थी। भूख लगी अम्मी जान, मुलाजिम से कहकर मेरा नाश्ता बनवा दी। और क्या अभी तक की ड्रेस पहनना जरूरी है? मैं तंग हो गई हूँ इस ड्रेस में। आपका लाडला भांजा तो कमरे में आया ही नहीं, वो नींद में डूबी आवाज में बेजारी से कह रही थी। कानों में पहना हुआ झुमका बेदिली से उतारकर साइड टेबल पर पटका था। जकिया बेगम ने नापसंदीदगी से इसके समल को देखा। मेरू, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? कल तुम्हारी और बहराम शाह की शादी की पहली रात थी। दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में किसी को नहीं सुलाते और तुमने निमरा और फरवा को यहाँ सुला लिया। तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें अंदाजा ना हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इन्होंने कड़क अंदाज में कहा था। मेहरू ने बेसाख्ता मां से निगाहें चुराई। बच्ची तो वो वाकई नहीं थी। इसने निमरा और फरवा को कमरे में रोके रखा था। वो जानती थी जब वो अपनी दोनों बहनों को कमरे में देखेगा तो दरवाजे से वापस पलट जाएगा, और वो कामयाब रही थी। मैंने आपसे कहा था मुझे बहराम शाह से शादी नहीं करनी। शक्ल देखिए आपने इसकी, हर वक्त माथे पर बल पड़े रहते हैं। चेहरा देखो तो बल गिनने पड़ते। पहले की बात की जाए या नहीं, सख्त खरूस आदमी के साथ अकेले में यहाँ पर वक्त गुजारती, खून पी जाते वो मेरा। मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इनके साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। वो जिद्दी अंदाज में कहते कंबल पड़े फेंकते उठ खड़ी हुई। दरवाजे से अंदर दाखिल होते बहराम शाह के कदम वहीं जम कर रह गए। आहट पर जकिया बेगम ने मुड़कर देखा और बहराम शाह को देखते ही इनका दिमाग भग से उड़ा। बेटी ने कुछ देर पहले जो फरमान जारी किया था वो इस लायक हरगिज नहीं था कि इनका दामाद सुनता। बहराम शाह के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त पड़े थे। अरे बहराम कहाँ गए थे? पूरी रात में तुम्हारा इंतजार करती रही, वो माजत ख्वाना अंदाज में बोलते आगे बढ़ी थी। बहराम शाह की बर्दाश्त जवाब दे गई। कंधे पर पड़ी शॉल उतार कर इसने सोफे पर पटकने वाले अंदाज में फेंकी थी। जकिया बेगम की तरफ एक भी निगाह उठाए इसने गहरी नजर से मेहरू को देखा जो अब आपने उलझे हुए बालों में से पेने निकाल रही थी। बहराम शाह की तरफ से अपना पूरा रुख मोड़े वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देख रही थी। खालाजान, मुझे और मेहरू को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ते मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे दो टूक अंदाज में जकिया बेगम को कमरे से निकल जाने का कहा था। वो शर्मिंदा सी हो गई, मगर बहराम शाह जो कह चुका था इस पर अमल करना इनकी मजबूरी थी। बेशक वो अदब करता था, मगर इसका दिया हुक्म घर के बड़े भी मानते थे। खालाजान ने बेबसी से एक नजर मेहरू की तरफ देखा। खुदाई तुम्हें संभाले मेहरू, सारे किए कराए पर पानी फेर देती हो। इतनी मुश्किल से तुम्हारे जोड़ का अच्छा रिश्ता ढूंढा था, मगर पता नहीं तुम कदर क्यों नहीं करती। वो सर झटकते कमरे से बाहर निकल आई थी। इन्हें अफसोस हो रहा था, इस खानदान और हवेली का असूल था कि यहाँ की बेटियां गैर खानदान में नहीं ब्याई जाती थी।
जोड़ हो या ना हो, शादियां अपने खानदान में की जाती थी और मेहरू, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, इसके जोड़ का खानदान में और कोई लड़का ना था। अगर कोई था भी तो 12 या 13 वर्ष का। 18 साल की इस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश में जकिया बेगम बुरी तरह से हलकान हो गई थी। बहराम शाह, जो शादी के नाम से ही चढ़ता था, इन्होंने किस तरह अपने इस भांजे को मनाया था, ये वही जानती थी। वो इनकी बहन का बेटा था। जकिया बेगम और रुकैया बेगम दोनों ब्याह कर एक साथ ही इस हवेली में आई थी। मिरान अली शाह के शौहर जवानी में चल बसे तो बहराम की मां रुकैया बेगम शादी की इब्तदाई दिनों में ही चंद साल के बहराम को छोड़कर रात के अंधेरे में हवेली से निकल भागी थी। इस हवेली की सख्तियां इनकी रूह में दरारें डालती थी। वो बर्दाश्त न कर सकी और आजादी की ख्वाहिश में न जाने कहां चली गई। इस बात का सदमा बहराम के दिमाग पर ऐसा रासिख हुआ था कि वो औरत जात से नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि 30 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए थे। वो शादी करना ही नहीं चाहता था। ये तो जकिया बेगम बेटी के हुस्न और इसकी लापरवाह फितरत को देखते मजबूर हुई थी और इन्होंने अपनी परवरिश का वास्ता देते हुए बहराम शाह को मजबूर कर दिया था कि वो उनकी बेटी से निकाह करे। ठक से कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो जकिया बेगम ने पलट कर देखा। बहराम शाह ने दरवाजा बंद कर लिया था। इनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। बहराम शाह के गुस्से से हर कोई वाकिफ था। वो जानती थी अब मेहरू के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। गहरी सांस लेते वो पलट कर नीचे चली आई। दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। अंदर दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो ड्रेसिंग टेबल के सामने चूड़ियां उतारती मेहरू के हाथ एक पल के लिए कांपे थे। पता नहीं खुद को क्या समझता है अकड़ू, मैं तो नहीं डरती इससे। दिल कड़ा करते इसने रुख मोड़कर देखा। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे कमरे के बीचों बीच खड़ा इससे ही देख रहा था। क्या कह रही थी मेरे बारे में? अकड़ू हूँ, खरूस हूँ, मेरे माथे पर बल पड़े रहते हैं और मेरे चेहरे के बारे में भी कुछ और कहा था तुमने ना? वो सकलेजे में बोलता आगे बढ़ा। मेहरू की सीटी गुम हुई। हाँ तो इसमें गलत क्या है? जरा आईने में अपने आप को देखें। मुझे ऐसी कम उम्र मासूम सी लड़की आपको इस रूप में देखकर भला कबूल करेगी? मुझे तो इस रिश्ते पर ही एतराज था। खौफ आता है मुझे तो आपसे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह खानदान की हर लड़की को आता है। इसलिए तो 30 साल की उम्र तक शादी नहीं हुई आपकी। जो मुंह में आया वो बोलती चली गई। बहराम शाह के माथे के बल गायब हुए मगर चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हो गए। इसकी स्याह आंखें मेहरू पर गड़ी थी जो नर्वस होने के बायस सुर्ख पड़ रही थी। और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में तुम? वो धीरे धीरे कदम उठाता एन इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। दोनों का दरमियानी फासला चंद इंच का रह गया। मेहरू के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। माहौल एकदम बोझल सा होने लगा। इस सब का तो इसने सोचा भी ना था। बहराम शाह की कुर्बत सहना आसान नहीं था। वो इस पर हावी होने लगा था। इसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक मेहरू को सहरजदा करने लगी। और ये भी कि आपकी माँ बचपन में घर से भाग गए थे जिसकी वजह से आपको औरत से नफरत हो गई है। शायद मुझसे भी आप इसी वजह से बुरा सलूक करेंगे। कमरे की फिजा में जैसे कोई जलजिला आया था। बहराम शाह की मजबूत वजूद में दरार पड़ी। बेख्तियार ही इसका दायां हाथ उठा था। बकवास बंद करो। मेहरू ने घबराकर 2 कदम पीछे हटाए। जल्दी में इसे समझ आया था इसने क्या कह दिया मगर अब देर हो चुकी थी। सामने खड़े बहराम शाह की आंखों में खून उतर आया था। अगर आज के बाद तुमने मेरी माँ के बारे में कोई बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? एकदम इसने मेहरू की गर्दन दबोची थी। मेहरू का दिल उछलकर हलक में आ गया। सारी हदायतें, सारी एहतियातें याद आई जो जकिया बेगम ने समझाई थी। बहराम की माँ के बारे में कोई बात मत करना। मेहरू ने बेबसी से आंखें मींची। अब क्या हो सकता था? वो इसे गुस्सा दिला चुकी थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करे। लड़ते हुए वो यही सोच रही थी कि आंखें मीचे वो पूरी तरह से तैयार थी। बहराम शाह ने लब भींचकर इसके लड़ते वजूद को देखा और एक झटके से इसकी गर्दन छोड़ दी। इसे पीछे की सिंध धकेला था। वो लड़खड़ा कर ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़े स्टूल पर ढेर हुई। कोशिश करना कि मेरे सामने मत आना, वरना जो खूबसूरत चेहरा है ना तुम्हारा, कहीं मैं इसे बिगाड़ न दूं। उंगली उठाकर इसे धमकाते इसने मेहरू का खून खुश कर दिया था। स्टूल पर बैठी मेहरू ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। नहीं आऊंगी सामने, बिल्कुल नहीं आऊंगी। बहराम शाह ने बस एक नजर इसे देखा और तेजी से पलट कर कमरे से बाहर निकल गया था। अरे बहराम, तुम शादी की इतनी सुबह कमरे से निकल कर कहाँ जा रहे हो?
तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? फूफो जान इसके कमरे के बाहर खड़ी थी। इनके पीछे एक मुलाजिम भी था जिसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। ठिठोलती हुई निगाहों से इन्होंने बहराम का जायजा लिया। दिल में एक होक सी उठी थी। ऐसा हीरे जैसा लड़का कितने बरसों से इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी इकलौती बेटी से शादी कर ले, मगर ज़किया बेगम। नफरत की एक लहर इनके वजूद में जागी, मगर इन्होंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए रखी। सामने खड़े बहराम ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के तासुरात कंट्रोल किए। मुझे जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ। वो कतरा कर निकलना चाहता था जब फुप्पो ने एक दफा फिर इसे आवाज दी। अरे मगर नाश्ता तो करते जाओ, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इतनी सुबह सुबह कौन जाता है? अभी तो हमें तुम्हारी कुछ रस्में भी करनी है। वो मजीद भी कुछ कह रही थी, मगर बहराम ने इनकी बात नहीं सुनी। नफी में सर हिलाकर खाने से इनकार करते वो तेजी से आगे बढ़ गया था। महनाज बेगम की मुस्कुराहट सिमटी, कुछ तो गड़बड़ है। शादी की सुबह बहराम का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मेहरू तो बहुत हसीन और कम उम्र बीवी है, मगर इतनी भी बेवकूफ भी है। कोई ना कोई कारनामा कर दिया होगा। एक खुशी की लहर इनके अंदर फूटी थी। चेहरे पर एक दफा फिर मसनूई मुस्कुराहट चिपकाए इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। अब बाकी के सवाल जवाब इन्हें मेहरू से करने थे। अरबाज अली शाह ने अपने कमरे से निकलते बहराम शाह को बगौर देखा था। इनके माथे पर बल नमूदार होने लगे। कहाँ जा रहे हो बहराम? इन्होंने खूबरू जवान बेटे को पास से गुजरते देखकर रोका था। वो वादे नाख्वास्ता रुका, बस जरा बाहर जा रहा था। हवेली में पिछले 2 रोज से रुका हुआ हूँ। शादी के फजूल रस्मों की वजह से और दिल तंग हो रहा है। इसने बाप को झूठ बोलने की भी जहमत नहीं की थी। अरबाज अली शाह ने बगौर इसके चेहरे का जायजा लिया। हाँ तो क्यों रुके हुए हो? हवेली में ऑफिस ज्वाइन करो, शादी हुई थी को हो गई। अब क्या तुम बीवी के पल्लू से लगकर बैठ जाओगे? मर्दों की ये शान नहीं होती। इनकी बात पर बहराम ने चौंक कर सर उठाया था। इनके अंदाज में सख्ती थी। बहराम को याद आया इन्होंने कभी इसकी शादी पर ना तो जोर दिया था और ना ही कभी इसकी शादी में दिलचस्पी दिखाई थी। ये ज़किया बेगम थी जिन्होंने जोर जबरदस्ती पहले भी रिश्ते दिखाए और अभी मेहरू के साथ इनका नाता जोड़ दिया था। बहराम ने अपना सर झटका। बाबा जान, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा। खाला जान को फिर आप संभाल लीजिएगा। बकौल इनके अभी काफी रस्में होनी बाकी हैं। वो चिढ़ा हुआ था। हवेली में मेहमान भी काफी सारे जमा थे और अभी मजीद मेहमानों ने आना था। अभी तक तो शादी की सजावट भी खत्म नहीं की गई थी। अरबाज अली शाह ने चाय की प्याली मेज पर रखी। औरतों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाते, खासतौर पर शादी की शुरुआत के दिनों में, वरना अंजाम अच्छा नहीं होता। तुम अपने काम पर ध्यान दो। ज़किया ने कुछ कहा तो इसे मैं संभाल लूंगा। इन्होंने बहराम को खुली छूट दे दी थी और तो चाहता है। बाप की कहते वो सर हिलाकर हवेली से बाहर निकल आया। इसने चेंज तक नहीं किया था, मगर वो अपने कमरे में जाकर दोबारा मेहरू से सामना नहीं करना चाहता था। कुछ देर यूं ही बाहर गाड़ी में बैठकर सिगरेट पीने के बाद इन्होंने अपना रुख शहर की तरफ कर लिया था। गांव और शहर का दरमियानी फासला 45 मिनट का था। इसने अपना कारोबार शहर में फैला रखा था, मगर हवेली को नहीं छोड़ा था। ऑफिस जाने से पहले वो अरसलान के घर चला आया। इतनी सुबह सुबह अपने फ्लैट के दरवाजे पर बहराम शाह को देखकर वो चौंक उठा। बस कर दे यार, तेरा कारोबार पहले ही शहर भर में फैल चुका है और कितना कमाएगा। शादी की अगली सुबह कौन दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है? अरसलान ने मसनूई खफगी से इसे देखते कहा। बहराम शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। अरसलान इसका जिगरी दोस्त था, इसके फ्लैट पर रहता था, इसलिए बेतकल्लुफी थी। अभी भी वो किचन कैबिनेट से निकाल कर अपने लिए कॉफी बनाने लगा। मेरे लिए भी एक पैंट और शर्ट इस्त्री कर दो, ऑफिस जाने। कॉफी का मग लबों से लगाते इसने अरसलान को हुक्म दिया। वो नाकदाना निगाहों से दोस्त का जायजा ले रहा था। अंदाजा तो इससे भी हो रहा था कि शादी की पहली रात कोई खुशगवार नहीं गुजरी और बहराम शाह तो शादी के लिए रेडी होकर वॉशरूम से निकला और अरसलान भी तैयार हो चुका था। तो फिर क्या मुंह दिखाई दी भाभी को, या वो भी लेना भूल गए? गाड़ी में बैठते अरसलान ने सवाल किया। बहराम शाह के माथे पर बल पड़े। वो मुंह दिखाई के लायक नहीं है। शादी हो गई है, काफी है। वो सख्त नाराज था। अरसलान के चेहरे पर अफसोस फैला। देखो बहराम, जरूरी नहीं कि हर रिश्ता वैसा ही हो जैसा हमने सोच रखा है। तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तुम्हारा हाल भी खराब हो जाएगा। मेरे तुम्हारे अपने खानदान की लड़की है, कम उम्र है, कच्चा जहन है। जिस सांचे में डालोगे ढल जाएगी। और लड़कियां तो मोहब्बत की दीवानी होती हैं। अपने रवैये को बेहतर कर लो, वरना अकेले ही रह जाओगे।
एक हम है जिनको रिश्ता देने को ही कोई तैयार नहीं, और एक तुम हो ना चाहते हुए भी इतनी हसीन लड़की मिल गई। वो मजनूई आह भरकर बोला। बहराम ने सर झटका, मगर अरसलान की बातें इसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। पूरा दिन ऑफिस में बार बार इसका जहन भटक कर हवेली की तरफ जाता रहा। इसने तो मुंह दिखाई का कोई तोहफा लेने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। शाम तक वो अपने ख्यालात से थक चुका था। वो फितरी तौर पर औरतों की इज्जत करने वाला था और रिश्ते निभाने वाला शख्स था। अब ये रिश्ता भी चाहे जबरदस्ती बना था, मगर इसे निभाना तो था ही। अरसलान को इसके फ्लैट पर ड्रॉप करते वो नजदीकी मार्केट चलाया। बादल नरख्वास्ता इसने कंगूठी खरीदी थी। मेहरू की उंगलियों का नाप इससे मालूम नहीं था। अंदाजे से सुर्ख डबिया अपने कोट की जेब में डालते इसने रुख वापस हवेली की तरफ मोड़ा। शाम के 5 बज रहे थे जिस वक्त वो हवेली में दाखिल हुआ। गाड़ी गैराज में खड़ी करके वो बाहर निकला। अचानक ही एक बॉल कहीं से आकर इसके माथे से टकराई। बहराम शाह के 14 तबक रोशन हुए। नागवारी की एक तेज लहर इसके वजूद में जागी। कौन है ये, क्या हरकत है? वो एकदम बिफड़ कर बोला। लॉन में आती खुलखलाहटों की आवाजें अचानक खामोश हुई। बहराम को समझने में देर न लगी कि ये किसका कारनामा हो सकता था। बाल जमीन पर गिरी थी। सख्त नागवार अंदाज में बॉल को हाथ में उठाए वो लॉन की सिमत चलाया जहां बैट हाथ में लिए मेहरू इससे ही देख रही थी। गुलाबी रंग की खूबसूरत फ्रॉक और लंबे स्याह बाल जो बिखरे हुए थे, दुपट्टा सर पर लेने की कोशिश में बार बार सरका जा रहा था। वो परेशान थी या परेशान होने की अदाकारी कर रही थी। बहराम शाह का मूड शदीद खराब हो गया। आंखें तो खोलकर देख लिया करो, और ये मुलाजमीन की मौजूदगी में यहाँ लॉन में क्रिकेट क्यों खेल रही हो? चलो अंदर। बहराम की सख्त आवाज पर बैट फेंकते वो अंदर के समत भागी थी। इसके साथ फरवा और निमरा भी थी। तुम्हें कहा भी था भाई डांटेंगे, इनके आने का वक्त हो रहा है, मगर तुम सुनती नहीं। फरवा ने मेहरू का बाजू दबोचा था। अरे बस भी करो, तुम्हारा भाई ख्वामखा ही अकरू बनता है। कुछ नहीं कह सकता ये मुझे, वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोली थी। ये और बात के दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ कदमों के फासले पर अंदर आते बहराम शाह ने ये जुमला सुना। इससे शदीद गुस्सा आया। माथे और सर में दर्द की टीजें उठने की लगी, मगर ये लड़की इससे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मेहरू मेरे लिए चाय बर्गर बनाकर कमरे में ले आओ और देर मत करना, फौरन आओ। इसने पीछे से आवाज देकर पुकारा था। वो मुड़ी और बहराम शाह को सीधा अपनी तरफ देखते पाकर ठिठक गई। हल्का सा खौफ अंदर नमूदार हुआ, घबराहट चेहरे पर फैली, मगर वो मजीद कुछ भी कोई बोले बगैर इसके पास से गुजरता अंदर अपने कमरे के सिमत चला गया था। फरवा और निमरा मौके से गायब हो गई। मरता क्या न करता कि मज़दाक वो किचन में चली आई। हर वक्त हुक्म जमाते रहते हैं मेरे ऊपर। अम्मी को भी यही अकड़ू शख्स मिला था मेरे लिए। वो शदीद घबराहट का शिकार थी। सुबह से तो इसने शुक्र किया था कि बहराम शाह अपने ऑफिस चला गया। चाय लेकर वो कमरे में आई तो वो चेंज कर चुका था। बेड पर नीम दराज मोबाइल हाथ में थामे वो इसमें मगन था। मेहरू ने आहिस्तगी से चाय की प्याली टेबल पर रखी। आपकी चाय? वो तेजी से पास से पलटना चाहती थी जब बहराम ने यखलत इसकी कलाई थामी। माजरत ही कर लो, इतनी जोर का बॉल मारा था तुमने मेरे सर पर। ये लड़कों वाले सारे शौक क्यों पाल रखे तुमने? कलाई को थामे रखने इसने मेहरू को देखते सवाल किया। लहजे में नरमी नहीं थी। मेहरू का दिल डूबने लगा। आपको इससे क्या? मेरे जो भी शौक हो मैंने कभी आपसे पूछा है? आप घर से बाहर क्या करते हैं? सब मुझ पर हंस रहे थे कि एक रात की दुल्हन को छोड़कर दूल्हा काम पर चला गया। मुझे कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर गए? मेहरू ने फटाफट जवाब दिया, और फिर इसका दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। अनजाने में इसने ये क्या कह दिया था। बहराम के चेहरे पर पहले हैरत और फिर खुशगवार तासुर फैला। वाइस्तगी से उठ खड़ा हुआ। अच्छा तो तुम्हें याद आ गया कि तुम मेरी बीवी हो। कल रात जो कुछ किया था वो याद नहीं? मेरी बहनों को अपने कमरे में सुला लिया था तुमने। पूरी रात बाहर गाड़ी में बैठा रहा। हुरैन इसके सामने खड़ा हुआ। मेहरू ने घबराकर दाएं बाएं देखा एक दफा, फिर बहराम की पर्सनालिटी के सामने वो कमजोर पड़ रही थी। हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? मुझे आपने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। सब मुझसे पूछ रहे हैं। और बोलते बोलते चंद कदम पीछे खिसकी, मगर बहराम ने इससे बाजू से पकड़कर अपने सामने लाया। तुम्हारा गिफ्ट ये लो, बादल नरख्वास्ता। इसने जेब से अंगूठी निकाल के मेहरू के सामने रखी। ये सब कुछ इतना बुरा नहीं है जितना
वो तस्वुर कर रहा था सामने खड़ी लड़की जो उसकी बीवी थी बेहद हसीन थी। न जाने कब के सोए पड़े जज्बात जागने लगे। बहराम शाह ने आहिस्तगी से इसके सफेद मरमरी हाथों में गोल्ड की रिंग पहनाई। ये तो खुली है और डिजाइन भी अच्छा नहीं है। मेहरू ने अंगूठी को देखते हुए मुंह बनाकर कहा। बहराम शाह के जागते जज्बात पर ओस पड़ी। ये लड़की कुछ भी बगैर सोचे समझे बोल देती थी। अच्छी नहीं है तो वापस कर दो। बहराम को हल्का सा गुस्सा आया था। मेहरू ने सर उठाकर इससे देखा। हाँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पकड़े अपनी अंगूठी, वापस शॉपिंग करना। हाथ ही नहीं, इससे अच्छा तो मेरे पैसे दे देती। वो तनफन करती कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही इसने सुकून भरा सांस लिया। पता नहीं बहराम शाह के सामने क्या होने लगा था। इससे तो वो पता नहीं बहराम शाह के सामने क्या होने लग जाता था। इसलिए तो जो मुंह में आता था कह देती थी। गहरे गहरे सांस लेती वो सीढ़ियां उतरकर तेजी से नीचे चले गए, जबकि अंदर वो अंगूठी हाथ में पकड़े हैरान निगाहों से दरवाजे की सिमत देखता रहा था। नागवारी का शदीद एहसास इसे अपनी लपेट में ले रहा था। इसने झुकने की कोशिश की, रिश्ते को अपनाने की कोशिश की थी, मगर लगता था मेहरू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इंतहाई गुस्से से अंगूठी को एक तरफ फेंकते वो बेड पर ढेर हो गया था। साथ रखी हुई चाय भी इसने पीने की जहमत नहीं की थी, बल्कि इंटरकॉम उठाते मुलाजमा को गरज कर अपने दिए दूसरी चाय लाने का कहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई अंदर दाखिल हुआ। चूड़ियों की खनखनाहट सुनते बहराम ने लब भींचे। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी, मैंने मुलाजमा से कहा था चाय लाने का। वो नफरत भरे अंदाज में बोला था। नजरें हनूज मोबाइल पर जमी थी। मैं हूँ सफीना, मैं चाय बनाकर लाई हूँ आपके लिए। जब घर में इतनी सारी लड़कियां मौजूद हैं तो आप मुलाजिम से चाय क्यों बनवा रहे हैं? खनखनाती हुई आवाज पर बहराम शाह ने सर उठाया। वो फूफो की बेटी थी। इससे उम्र में 2 या 3 साल छोटी थी। सुर्ख रंग का खूबसूरत लिबास पहने इसने तेज लिपस्टिक लगा रखी थी। दुपट्टा सर पर ले रखा था, मगर सामने से बालों का स्टाइल बना हुआ था। बहराम शाह ने गहरी सांस ली। तो कब आई फूफो? ने बताया नहीं कि तुम आ रही हो। वो सीधा होकर बैठ गया। सफीना ने लबों पर मुस्कुराहट सजा ली। बस आज आई हूँ, कल मेरा एग्जाम था, वरना आपकी शादी में जरूर शिरकत करती। अब एग्जाम भी खत्म हो गए हैं तो हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है, मैं अब हवेली में ही रहूंगी। वो इत्मीनान से कह रही थी। नजरें बहराम शाह के वजूद का जायजा ले रही थी। इन निगाहों में हसरत थी। वो बहराम को पसंद करती थी चुपके चुपके से, मगर बहराम शाह ने कभी इससे शादी करने के लिए हामी भरी ही नहीं। आखिर है क्या छिपकली जैसी मेहरू में जो मुझे छोड़कर बहराम ने इससे पसंद किया? मगर लग रहा है कि दोनों में कुछ खास बनी नहीं। सफीना की तेज नजरों ने जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी देख ली थी। अरे इतनी महंगी रिंग यहाँ जमीन पर पड़ी है, मेहरू चीजें संभाल कर नहीं रखती क्या? इससे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी उठाई थी। बहराम ने अपना रुख मोड़ लिया। वो इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। सफीना के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे आवाज दे लीजिएगा, आपका काम करके मुझे खुशी होगी। मायने खीस अंदाज में कहते वो कमरे से बाहर निकल आई थी। अंगूठी अभी तक इसके हाथ में थी। इस अंगूठी पर इसी का तो हक था। इंतहाई इस्तेहकाक से इसने अंगूठी पहन ली। मेरे नाप की है। वो खुशी से चहक उठी। जबकि इन सारी बातों से बेनियाज मेहरू फरवा के साथ इसके कमरे में लूडो की नई बाजी लगा रही थी। हवेली पर वो रात चुपके से उतरी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गई? अभी तक ज़किया बेगम ने मेहरू को बेचैनी से फरवा के कमरे में टहलते देखा तो हैरत से सवाल किया था। वो दिल मिला उठी। वक्त वो मुझे डांटते रहते हैं, मुझे नहीं जाना इनके कमरे में, मुझे वापस अपने कमरे में जाना है, प्लीज अम्मी। वो लजाजत से बोली थी। ज़किया बेगम का दिल चाहा अपना सर पीट ले। मेहरू कुछ शर्म कर लो अभी और इसी वक्त बहराम के कमरे में जाओ। तुम्हारा शौहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और तुम यहाँ खड़ी हो। अगर तुम्हारे तायाजान को पता चल गया तुम्हारी ये हरकतें हैं तो पता नहीं तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। जल्दी जाओ। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं था, मेहरू को बाजू से पकड़कर दबोचते हुए बहराम के कमरे में ले आई थी। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती मेहरू ने पलटकर इमदाद तलब निगाहों से मां को देखा, मगर वो इसे अंदर दाखिल होने का इशारा करते पलट गई। मेहरू ने खामोशी से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया।
वो कमरे में नहीं था, वॉशरूम में था, ये भी शुक्र था। जल्दी से बेड की तरफ लेटते मेहरू के कंबल अपने सर तक ओढ़ लिया। वो इसके आने से पहले सो जाना चाहती थी और इसकी किस्मत अच्छी थी कि चंद ही पल में वो नींद में डूब चुकी थी। बहराम शाह कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो पूरे कमरे की लाइट रोशन होने के बावजूद इससे गहरी नींद सोता देखकर चौंक गया था। सारी लाइट्स ऑफ करके वो बेड पर एक तरफ को लेट गया। कमरे में मेहरू की मौजूदगी इसे डिस्टर्ब कर रही थी। इसकी खुशबू कमरे की हर चीज पर हावी होने लगी। सर झटकते बहराम शाह ने सोने की कोशिश की थी। वो नींद में था जब अचानक किसी अजीब से एहसास से इसकी आंख खुली। कोई सिसकियां लेकर रो रहा था। बहराम ने आंखों पर से बाजू हटाया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी प्लीज। सिसकियों के दरमियान ये टूटे फूटे जुमले मेहरू के लबों से निकल रहे थे। बहराम एक झटके से उठा। मेहरू, क्या हो गया तुम्हें? इसने साथ लेटी मेहरू का कंधा हिलाया। वो गहरी नींद में थी और नींद में सिसकियां लेकर रो रही थी। कंबल को दोनों मुट्ठियों में जकड़े वो जैसे खुद को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेहरू, क्या हुआ? बुरा ख्वाब देखा है क्या? बहराम शाह ने फिक्रमंदी से इसके गाल थपथपाए थे। वो एकदम ही बुरी तरह से चीख उठी। दूर हटे मुझसे अम्मी जान, मुझे प्लीज मत बचाएं, मुझे छोड़ दो। वो एकदम खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। बहराम शाह साकित रह गया। मेहरू, क्या हुआ है? होश में आओ। इसने बेकाबू होती मेहरू को दोनों बाजों से पकड़कर झंझोड़ा था। मेहरू को एक जोरदार झटका लगा। इसकी आंखें बेयकीनी से फैली। इसने बहराम शाह को देखा जो बिल्कुल इसके साथ बैठा था। क्या हुआ मेहरू, कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? वाहिस्तगी से बोलता इसने मेहरू को अपने साथ लगा लिया। इसके सीने से टकराते मेहरू के साकित वजूद में जंबिश हुई और एकदम वो फूट फूट कर रोने लगी थी। बहराम शाह साकित रह गया। मेहरू ने दोनों मुट्ठियों में इसकी शर्ट को भींच लिया। इसकी गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि बहराम को इसके नाखून अपनी जिल्द में धंसते हुए महसूस हुए। मेहरू, इट्स ओके, मैं तुम्हारे पास हूँ, सब ठीक है, कोई बुरा ख्वाब था बस। बेतरतीब होती धड़कनों को संभालते वो बहराम शाह ने आहिस्तगी से इसके गिर्द अपने बाजू लपेटे थे। धीरे धीरे इसकी पुश्त से हिलाते वो इससे चुप हो जाने का कह रहा था। हालांकि इसका अपना दिल बेचैन हुआ जा रहा था। रोते रोते वो कब खामोश हुई इससे खुद पता नहीं चला। रात की अफसोस भरी तारीकी ने बहराम शाह को एहसास दिलाया कि लड़ता कांपता ये वजूद इसकी मलकियत था। वो इसकी बीवी थी। सारी नफरत, सारी कदूरत हवा हो गई। मेहरू के लिए दिल में अचानक से ऐसे जज्बे नमूदार हुए कि वो खुद हैरान रह गया। इसकी कुर्बत इसे अच्छी लग रही थी और अब इसे इस रिश्ते से इंकार नहीं था। सुबह की धूप चारों जाने फैली तो मेहरू ने आंखें खोली। गुड मॉर्निंग, अब तबीयत कैसी है? वो मुस्कुराता हुआ पूछ रहा था। वो इसकी पानी की जाने बेटा अपने जूते पहन रहा था। ऑफिस जाने के लिए वो रेडी था। मेहरू ने पलकें चिपका कर याद करने की कोशिश की और जब गुजरी रात उसे याद आई तो उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। आहिस्तगी से उठकर बैठते इसने अपने बाल समेटे। बहराम शाह ने एक नजर इस पर डाली। वो सुर्ख पड़ रही थी, अपने लब कुचल रही थी। बहराम शाह की मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे पता नहीं था कि शादी इंसान को इतनी खुशी देती है। तुम्हारा तो अलग ही रूप देखा मैंने रात को। वो शरीर लहजे में बोलते हुए अपनी कलाई पर घड़ी बांध रहा था। मेहरू ने रुख दूसरी तरफ मोड़ा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रेस्ट कर लो, मैं मुलाजमा से कहूंगा कि नाश्ता कमरे में भिजवा दे और मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर कहीं डिनर करने चलेंगे। वो बिल्कुल बदला हुआ बहराम शाह लग रहा था और वो गुस्से वाला माथे पर बल डालकर रहने वाला बहराम शाह तो जैसे कहीं गायब हो गया था और वो शोक चंचल मेहरू भी तो कहीं गायब हो गई थी। वो तो खामोशी से मेहरू थी जो अपनी उंगलियां मसलती इसके कमरे से चले जाने की मुंतजर थी। रात क्या हुआ था इसे सब याद आ गया था। इसे खुदाफिज कहता बहराम शाह कमरे से निकला तो मेहरू ने गहरी सांस ली। माजी के तल्ख साए इसका पीछा छोड़ते नहीं थे। आखिर कब वो सब कुछ मेरे जहन से निकलेगा, वो सिसक उठी थी। वो बुरा ख्वाब से ख्वाब नहीं था, इसका माजी था जो इसकी जान छोड़ता ही नहीं था। इस माजी से बचने के लिए तो खुद पर अलड़ लापरवाही लड़की का चोला पहन रखती थी जैसे इसे किसी चीज का एहसास ना हो। अगर वक्त नॉर्मल लड़की होती तो इस वक्त बहुत खुश होती, मगर वो नॉर्मली तो नहीं थी।
सर तक कंबल ओढ़ते मेहरू ने अपनी आंखें मींच ली थी। वो जी भर कर रोना चाहती थी। बहराम शाह को ऑफिस के लिए निकलते देखकर लिविंग रूम में बैठे फुप्पो ने ठंडी सांस भरी थी। सफीना जो इनके साथ बैठी थी, इसने बगौर माँ का चेहरा देखा। फिक्र मत करें अम्मी, अगर बहराम के साथ मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकी तो मैं मेरू को भी इस काबिल नहीं रहने दूंगी तो वो बहराम के साथ रहे। वो तल्ख हो रही थी। फुप्पो ने सर झटका, छोड़ो, अब बहराम का ख्याल तुम्हारे एक अच्छा रिश्ता है। शुक्र है कि खानदान वालों ने खानदान से बाहर शादी करने की हामी तुम वहां रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मगर सफीना ने सख्ती से अपना सर झटका था। नहीं, बहराम के सामने मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। वो तनफन करती वहां से उठ गई। जकिया बेगम ने भी बहराम शाह को हवेली से निकलते देखा था। वो मेरू की तलाश में ऊपर कमरे तक चली आई थी। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुई, वो कंबल में सर दिए जारो कतार रो रही थी। क्या हुआ मेहरू, तुम दोनों का फिर कुछ झगड़ा हो गया है क्या? बहराम ने तुम्हें कुछ कहा? वो घबरा कर इसके पास आकर बैठी। इन्होंने कंबल मेहरू के चेहरे से सरकाया तो आंसुओं से इसका चेहरा भीगा हुआ था। अब ये सब झूठ है, ये सब धोखा है। मैं बहराम को सब कुछ सच सच बता दूंगी, मैं इसे धोखा नहीं दूंगी। वो आंसुओं के दरमियान बोली थी। जकिया बेगम सुन रह गई। चुप हो जाओ मेरू, खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से इन सारी बातों का जिक्र किया जिन्हें खत्म हुए एक वक्त गुजर चुका है, निकाल दो अपने जहन से वो सब कुछ। अपना बना बनाया घर में बात मत करो। बहराम बहुत अच्छा लड़का है, मगर आखिर को वो भी एक मर्द है। अगर तुमने इसे वो सब कुछ बताया तो एक लम्हा नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने में। जकिया बेगम के लहजे में खौफ उतर आया। मेहरू ने कंबल दूर पटका और उठ बैठी। मुझसे नहीं होता ये सब अम्मी, इसे सच पता चलना चाहिए जो कुछ मैंने किया था, और जो कुछ मेरे साथ हुआ इसकी बात अधूरी रह गई। माजी की तकलीफ याद इसके चेहरे पर फैल गई थी। जकिया बेगम ने ठंडी सांस भरी। मेहरू, माजी को भूल जाओ, तुम इस वक्त 14 साल की थी। अगर माजी के माली की बेटी ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और तुम इसके बहकावे में आकर इसके क्वार्टर में मिलने चली गई तो ये सब बहराम को बताने की क्या जरूरत है? शुक्र था कि इसके इरादे कामयाब नहीं हुए। मैं मौके पर पहुंच गई थी और इसके बाद मैंने इसी वक्त माली और इसकी बेटी को निकलवा दिया। ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा और किसी को मालूम नहीं, लेकिन तुम अपनी बेवकूफी के हाथों पूरी हवेली को बात बताओगी। जकिया बेगम का लहजा सख्त हो गया। मेहरू ने बेबसी से रुख दूसरी जाने मोड़ा। जकिया बेगम इसे अपने साथ लगाकर तसल्लियां दे रही थी। बहराम को कभी पता नहीं चलेगा, तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों खुश रहोगे। मगर वो क्या जानती थी कि दरवाजे के बाहर खड़ी सफीना सब कुछ सुन चुकी थी, और इस वक्त इसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट बिखर गई थी। जो वो चाहती थी वो हो गया था। इसके हाथ तो एक ऐसा तड़प का पत्ता लग गया था जिसे फेंक कर वो बहराम और मेहरू का रिश्ता एक झटके में खत्म कर सकती थी। वो इत्मीनान भरी चाल चलती कमरे से दूर हट गई। इसे कुछ सोचना था और सोचने के लिए टाइम भी कम था। वो बहराम और मेहरू को मजीद एक साथ नहीं देख सकती थी। ऑफिस में बैठे बहराम शाह ने मोबाइल पर मेहरू का नंबर डायल किया। कई बार कॉल जाने के बावजूद भी कॉल रिसीव नहीं की गई। हैरान होते हुए इसने मोबाइल वापस किया तो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही है। मौसूफ लगता है बात बन गई है। अरसलान ने इसे मुस्कुराते देखकर छेड़ा था। वो बहराम शाह में माथे पर आए बाल एक हाथ से पीछे समेटे। औरत पर से मेरा एतबार उठ गया था। अरसलान, जब अम्मा जान मेरे होश संभालने से पहले हम सबको छोड़कर चली गई, और होश संभालने से लेकर आज तक मैं यही ताने सुनता हूँ कि मेरी माँ घर से भाग गई थी और हम सब इतने गैरतमंद होने के बावजूद कुछ न कर सके, इन्हें ढूंढ तक न सके, तो जानते मेरा खून खोलता है। पहले तो दिल चाहता था इस दुनिया से औरतों का वजूद खत्म कर दूं, मगर अब एहसास होता है कि ऐसा नहीं है। जकिया खाला जिन्होंने मुझे पाला, एक ही हवेली में रहते, वो दिन रात अपनी बहन के खिलाफ होने वाली बातें सुनती रही, मगर इन्होंने कभी मुझसे नफरत नहीं की। अपनी इकलौती बेटी का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया और मेरे उसके लबों पर एक मुस्कुराहट फैली। मेरू बहुत मासूम सी है, मगर वो बहुत प्यारी है। मुझे इसकी मौजूदगी में सुकून मिलता है। मैं इस रिश्ते को हमेशा निभाऊंगा। वो पुरज़म था। अरसलान ने इसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी, मगर बहराम ने जानता था कि कुछ तो था जो बदल चुका है। इसी शाम इसे ऑफिस के काम से दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। कुछ काम ऐसा था कि अगले 3 हफ्तों तक वो पाकिस्तान वापस लौट ही न सका। ना ही वो दोबारा मेहरू से बात कर सका। 1-2 बार हवेली की लैंडलाइन पर कॉल करके इसने सबकी खैरियत मालूम कर ली थी। वो नहीं जानता था पीछे क्या चल रहा, और मेहरू जो इसकी गैर मौजूदगी पर
कुछ बेचैन थी, सफीना ने इसके पास आकर बैठना शुरू कर दिया। इन 3 हफ्तों में वो इसे मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। मेरे को अंदाजा न था कि हमेशा लिए दिए अंदाज में रहने वाली सफीना बस कितनी हमदर्द क्यों बन रही है। वो कुरेद कुरेद कर इसके और बहराम के मुतालिक सवालात करती। मेहरू जो फितरी तौर पर मासूम थी, इसकी चालाकी को समझ नहीं पाई। अनजाने में इसने अपने और बहराम के मुतालिक रिश्ते के तमाम तर खदशात इसके सामने जाहिर कर दिए थे। सफीना को बस बहराम के वापस आने का इंतजार था और कल रात को ही तो बहराम ने फोन करके बताया था कि वो आज शाम 6 बजे तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे शहर जाना है। सफीना ने इस सुबह मेहरू को खुदाफिज कहा था। सुबह के 10 बज रहे थे और मेहरू खामोशी से उठकर किचन में जकिया बेगम के पास चले आए। इससे ज्यादा देर नहीं हुई थी जब अचानक शेल्फ पर रखा इसका मोबाइल बजा। मोबाइल पर सफीना का नंबर नजर आ रहा था। मोबाइल हाथ में उठाते हुए बाहर लॉन में निकल आई। क्या हुआ सफीना, सब ठीक तो है? इससे पूछा। दूसरी जानिब सफीना की इंतहाई बुखलाई हुई आवाज सुनाई दे रही थी। यार मेरू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ मैं। तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती और घर में भी किसी को कुछ मत बताना प्लीज। तुम जानती हो ना सब मेरी जान ले लेंगे। दरअसल मैं एक लड़के को पसंद करती थी और मैं इससे मिलने आई हूँ, मगर वो यहाँ नहीं है। अब मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं और मैं हवेली की गाड़ी में नहीं आई, वरना सबको पता चल जाता। प्लीज तुम किसी तरह यहाँ आ जाओ। हवेली में से किसी को मत लाना, ड्राइवर को भी मत लाना। तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके इस पते पर आ जाओ प्लीज। सफीना बुरी तरह से रो रही थी, बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। बार बार यही स्टार कर रही थी कि हवेली में किसी को कुछ पता न चले, क्योंकि अगर मेहरू ने किसी को कुछ बताया तो अरबाज शाह इससे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेहरू की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। लेकिन मैं वहां कैसे आऊं? सफीना मैं अम्मी को बता देती हूँ, इसने पूछा था। मगर दूसरी जानिब सफीना मुसलसल इनकार करती रही। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो मुझे बता दो, मैं अकेली वापस आई तो हवेली वालों को शक हो जाएगा। प्लीज तुम भी आ जाओ, हम शाम से पहले पहले वापस हवेली पहुंच जाएंगे। हम कहेंगे हम शॉपिंग करने गए थे। दोनों साथ में होंगे तो किसी को कुछ शक नहीं होगा। सफीना मुसलसल तब तक इस्रार करती रही जब तक मेहरू ने घबराकर फोन बंद नहीं कर दिया। सफीना का दिया हुआ एड्रेस एक शॉपिंग मॉल का था। मेहरू हवेली से कॉलेज जाती रही, मगर वो भी सिर्फ हवेली की गाड़ी पर यह मशहूर शॉपिंग मॉल कहाँ था इससे कुछ अंदाजा नहीं था। मगर इसे सफीना की मदद करनी थी, वो ऐसी थी नरम दिल। अम्मी मैं अपनी दोस्त फायजा के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। इसने जकिया बेगम को इतला दी। इन्होंने सर हिला दिया। फायजा हवेली से कुछ फासले पर एक दरमियानी दर्जे के घर में रहती थी। वहां आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जकिया बेगम ने कहा भी कि निम्रा और फरवा को साथ ले जाओ, मगर वो खामोशी से चादर की बजाय अबाया ओढ़ती हवेली से बाहर निकल आई। मुलाजमीन ने इसे जाते हुए देखा, मगर किसी ने नहीं रोका था। वो हवेली से निकलती सीधा बस स्टेशन तक आई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते इसके कदम बुरी तरह से लड़खड़ाए, मगर इसे सफीना की इज्जत की हिफाजत करनी थी। इसे पता था अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो हवेली वाले इसका जीना हराम कर देंगे। पहले इसका कहीं रिश्ता नहीं होता, वो सफीना के लिए परेशान थी। शुक्र है कि बहराम घर नहीं है, हम शाम से पहले वापस आ जाएंगे। दिल ही दिल में अज़म करती वो कुछ वक्त में शहर पहुंच चुकी थी और तभी वो बुरी तरह से घबराई। जल्दी में वो अपना मोबाइल तो घर भूल आई थी। ओ गॉड, अब मैं क्या करूंगी? वो बुरी तरह से परेशान हो रही थी। बस से उतरकर इसने एक रिक्शे वाले को हाथ दिया तो वो रुक गया। मेरी ने मशहूर शॉपिंग मॉल का इससे बताया। वो शॉपिंग मॉल के मुतालिक जानता था। रिक्शे में बैठकर वो शॉपिंग मॉल के सामने जा पहुंची थी, मगर आगे बदकिस्मती इसकी मुंतजर थी। घंटों शॉपिंग मॉल में फिरने के बावजूद इसे सफीना कहीं नहीं मिली थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। बाहर फैलती सपहर शाम के अंधेरे में बदलने लगी। कहाँ हो तुम सफीना? मेरे की आंखों में आंसू उतरने लगे। इसका अपनी कमकली पर मातम करने का दिल चाह रहा था। मुझे वापस जाना चाहिए, हवेली में जाकर सबको बताना चाहिए। वो अज़म करते हुए शॉपिंग सेंटर से बाहर निकली। बाहर रात चारों जानिब फैल चुकी थी। जो इसने बाहर कदम रखा, न जाने कहां से वो दुबला पतला सा लड़का दौड़ता हुआ आया और अगले पल इसके हाथ में पकड़ा पर्स छीनकर वो एक तरफ को निकल गया। मेहरू के लबों से एक चीख निकली। पर्स में रकम थी। इस रकम के अलावा इसके पास एक थैला भी नहीं था। वो बेजान होते कदमों के साथ जमीन पर बैठती चली गई। अब मैं हवेली वापस कैसे जाऊंगी? मैं यहीं रह जाऊंगी। वो मेरे खुदा मुझे बचा ले प्लीज। खौफ से मेहरू के दिल की धड़कन रुकने वाली थी।
और दूसरी जानिब हवेली में पिछले कई घंटे पहले पहुंच जाने वाली सफीना इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। इससे पता था मेहरू कभी अकेली हवेली से बाहर नहीं गई। पहली दफा जाने में वो इतनी देर के लिए वापस जरूर आएगी कि वो कोई ना कोई कहानी घड़ सकती थी। कहानी गढ़ने के लिए आज बेहतरीन मौका था। इससे दरवाजे से अंदर दाखिल होते बहराम को देखा, वो अंदर आ रहा था, सबसे मिल रहा था। मेहरू कहाँ है? उसने हैरत से दाएं बाएं देखा। ज़किया बेगम भी परेशान हो उठी। फायजा के घर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। क्या इन्होंने नम्रा और फरवा से पूछा? इन्होंने कंधे उचका दिए। वो मेहरू के मुतालिक कुछ नहीं जानती थी। बहराम शाह ने हैरत से आसमान पर फैलती तारीकी को देखा। रात हो रही है खाला जान, मेहरू इस वक्त अपनी दोस्त के घर क्या कर रही है? मैं इसे लेकर आता हूँ। वो बैग वहीं लॉन में रखता वापस पलटा था जब सफीना ने इसे आवाज दी। कहाँ जा रहे हैं बहराम? वो अपनी मर्जी से गई है। वो इसी कमाश की है कि आज ज़किया चची ने आपको बताया नहीं कि कुछ अरसा पहले वो एक दफा माली की बेटी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी। सफीना की बात पर हवेली में सन्नाटा छा गया। ज़किया बेगम के चेहरे का रंग उड़ा और बहराम इसने सुन पड़ते असाब के साथ मुड़कर ज़किया बेगम की तरफ देखा। क्या मैं झूठ कह रही हूँ? चची जान बताइए ना, मेहरू की इस कसम खाकर बताइए, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मेहरू ने खुद मुझे बताया कि वो अब तक इस लड़के को नहीं भूली और हो सकता है कि वो इसके लिए हवेली से भाग गई हो। सफीना की बात पर सबको सांप सूंघ गया। बहराम शाह इश्तियाल अंगेज तासुरात के साथ पलटा। सफीना क्या कह रही है? इसकी आवाज में मौत की सी सख्ती थी। ज़किया बेगम ना चाहते हुए भी सर हिला गई। वो पुरानी बात है, तब वो सिर्फ 14 साल की थी। वो बस एक गलती थी, मगर आज मेरा दिल कहता है कि वो हवेली से भाग कर नहीं गई। मेरी मेहरू वैसी नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी थी और बहराम का दिल चाहा वो अपना सर दीवारों से टकरा दे। जिस खदशे ने हमेशा से डराया था वही हो गया। फायजा के घर मालूम करने पर इससे पता चल गया था कि वो यहाँ आई ही नहीं और इसके बाद इसे सीधा बस स्टेशन का रुख किया था। सीसीटीवी में देखने पर इसे पता चल गया था कि वो शहर जाने वाली गाड़ी में बैठी थी। बहराम की रगों में खून मुंजमद होने लगा। बिल्कुल इसकी माँ की तरह मेहरू ने भी इसे धोखा दिया था। मैं पहले ही कहता था, मैं जानता था औरत एतबार करने के लायक नहीं और आप सब ने मुझे मजबूर किया शादी करने के लिए। बिल्कुल मेरी माँ की तरह वो भी मुझे धोखा देकर भाग गई। वो हवेली वापस आया था और अब इसकी गरजदार आवाज हर किसी का दिल सहमाए दे रही थी। ज़किया बेगम का तो ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है बहराम, मेहरू ऐसी नहीं है। वो तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो बामुश्किल बोली थी। खामोश हो जाए आप अपनी बेटी की मोहब्बत में। आप इतनी अंधी हो गई है कि उसके किरदार तक को छुपा रही हैं। घर से भाग गई आपकी बेटी। बहराम का बस नहीं चल रहा था कि वो दुनिया को तहस नहस कर दे। वह गुजरता जा रहा था। मेहरू का मोबाइल भी कमरे में पड़ा था जो साबित करता था कि वो पूरे इरादे के साथ हवेली से बाहर निकली थी। सफीना के लबों पर मुस्कुराहट थी। सारा खेल इसकी तवक्को के मुताबिक हो गया था। इससे यकीन नहीं था कि मेरू इतनी बेवकूफ होगी कि मोबाइल भी घर छोड़ जाएगी और दोबारा पलट कर हवेली का रुख ही नहीं करेगी। ना मालूम इसके साथ क्या हुआ, मगर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो खुश थी, बेहद खुश। रात के 11 बज चुके थे जिस वक्त बहराम शाह ने शहर भर में अपने आदमियों को मेहरू की तलाश के लिए दौड़ा दिया था। वो इसे जान से मारना चाहता था। जब इसका मोबाइल बचा कोई अनजान नंबर था। बहराम, बहराम कहाँ है आप? मैं बात कर रही हूँ मेहरू, मुझे आपके अलावा और किसी का नंबर याद नहीं है। मैं शहर में हूँ। दूसरी जाने मेहरू की आवाज थी। वो बुरी तरह से घबराए हुए थी, अंदाज में बोल रही थी। बहराम का सारा खून समट कर जमा हो गया। वो एक झटके से उठा। कहाँ हो तुम? कहाँ से बात कर रही हो? वो चुपते हुए लहजे में पूछ रहा था। दूसरी जानी मेहरू ने बामुश्किल अपने आंसू रोके। मुझे नहीं पता, मुझे सफीना ने कॉल करके यहाँ बुलाया था, शहर में शॉपिंग मॉल में, मगर मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ। वो यहाँ नहीं मिली। कोई मेरा पर्स लेकर भाग गया। मोबाइल भी मेरे पास नहीं है। मैंने एक ट्रैफिक पुलिस वाले से मोबाइल लिया, सिर्फ आपका नंबर याद था। क्या पाकिस्तान वापस आ गए हैं? वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। बात के दरमियान में रोने लगी। इसके पास खड़े इस पुलिस वाले ने फोन लेकर कान से लगाया। साहब, ये लड़की बड़ी देर से यहाँ बैठी रो रही है, बहुत परेशान है। इसके पास पैसे नहीं है, आप लोग इसको ले जाएं। इसने एड्रेस बहराम शाह को समझा दिया। फोन बंद करते इसने कमरे से मेहरू का मोबाइल मंगवाया। कॉल हिस्ट्री चेक करते इसकी निगाह सबसे ऊपर रिसीव की गई सफीना की कॉल पर पड़ी। वो अक्लमंद आदमी था, डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा सकता था। इसने कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक की। खुशकिस्मती से मेहरू के मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स ऑन थी। इसने बुलंद आवाज में सफीना और मेहरू की कॉल रिकॉर्ड प्ले की थी। सफीना के चेहरे का रंग उड़ता चला गया। इस नहज पर तो उससे सोचा ही नहीं था, मगर अब देर हो चुकी थी। इब्रार ताया खा जाने वाली निगाहों से इसकी सिमत देख रहे थे।
پھپھو نے اپنا سر پکڑ لیا. ان کی بیٹی خود کو عقلمند سمجھتی تھی مگر در حقیقت وہ انتہائی بیوقوف تھی اور اس نے اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر لی. میں مہرو کو لے کر واپس آ جاؤں تب تک سفینہ مجھے اس حویلی میں نظر نہیں آنی چاہیے. کسی راہگیر سے بھی اس کی شادی کرنی ہے تو کرے مگر ابھی یہاں نہیں رہے گی. انگلی اٹھا کر پھپھو جان کو دھمکی دیتے وہ حویلی سے باہر نکلا. 45 منٹ کا راستہ اس نے آدھے گھنٹے میں طے کیا. جب وہ بتائے گئے پتے پر پہنچا تو وہ بینچ پر بیٹھی لرز رہی تھی. ٹریفک پولیس والا اس کے پاس ہی کھڑا تھا. بہرام کو دیکھتے وہ بھاگ کر اس کے تک آئی. اپنی صفائی دینے کی کوشش میں نہ جانے وہ کیا کچھ کہتی رہی مگر بہرام نے اس سے خاموش کروا دیا. میں سب سن چکا ہوں. آئندہ ایسی بے وقوفی مت کرنا تو میری توقع سے بڑھ کر کم عقل ہو. وہ اسے جھڑک رہا تھا اور پہلی دفعہ مہرو کو اس کا جھڑکنا برا نہیں لگا تھا. اس کا ہاتھ تھام کر وہ واپس حویلی لے آیا. اپنی حویلی اپنے گھر میں قدم رکھتے مہرو نے سکون بھرا سانس لیا. وہ بہرام کے ساتھ محفوظ تھی. آج اس بات کا احساس ہو گیا. تم نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کمرے میں آتے اس نے مہرو سے سنجیدگی سے پوچھا تھا. حویلی میں کسی نے مہرو سے کوئی سوال نہیں کیا تھا. بہرام نے سوال کرنے نہیں دیے. اب وہ خود سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا. آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر مہرو نے اس کے سمت دیکھا. مجھے لگا تھا آپ یقین نہیں کریں گے. وہ سب میری کم عمری کی غلطی تھی. اس سے مجھے محبت کا یقین دلایا اور میں نے کر لیا مگر میں نے اس کی بہت بڑی سزا بھگتی ہے. وہ آج تک میرے خوابوں میں آتا ہے. میں خوفزدہ رہتی ہوں. میں نارمل نہیں ہوں. کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بہرام نے آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. تو مجھے پہلے بتا دیتی تو سفینہ کو اتنی مہلت نہ ملتی کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان دوریاں پیدا کر سکے. ہاں مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے ماضی میں کیا تھا تم نے میرے ساتھ اس رشتے کو مکمل کر دل سے قبول کیا. میرے لیے بہت ہے. مہرو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جگمگائے تھے. خدا نے اس کے لیے بہترین ساتھی منتخب کیا تھا. آنسو صاف کرتے وہ کھلے دل سے مسکرانے لگی.